नमस्कार, स्वागत है आप सभी का उत्तराखंड की खबरों में। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा हरिद्वार पहुंचे और जहां पितृपक्ष की अमावस्या के दिन नारायण जी शिला मंदिर पर पहुंचकर अपने पितरों के निर्मित पूजा अर्चना की। और मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने यह भी कहा कि मैं हर साल अमावस्या के दिन नारायणी शिला पर आने की कोशिश करता हूं और इस बार अपने पितरों के लिए पूजा अर्चना की गई है और मन को बेहद ही पवित्र मुझे महसूस हुआ। उत्तराखंड के कई इलाकों में भूस्खलन की चपेट में आ गए हैं और जिससे मसूरी, नैनीताल और जोशीमठ शामिल है। आपको बता दें कि हाल ही में जोशीमठ का एक बड़ा हिस्सा पूरे तरीके से धंस गया था, जिस पर देश के वैज्ञानिकों ने शोध भी किया था। वहीं आपको बताते चले कि इस चिंता पर लगातार विशेषज्ञों की नजर बनी हुई है। वहीं विशेषज्ञों के द्वारा कहा गया कि 1976 में जोशीमठ को लेकर एक अध्ययन कर तत्कालीन प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री नारायण दत्त तिवारी उत्तर प्रदेश सरकार को अवगत कराया गया था। उन्होंने कहा कि आज भी यह बेहद ही चिंता का विषय बना हुआ है। अध्ययन किया था और उस समय मैंने प्रधानमंत्री को भी चिट्ठी लिखी, नारायण दत्त तिवारी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री। उन्होंने तत्काल कमिश्नर गढ़वाल की अध्यक्षता में कमेटी बनाई। तो हमने सीधे सीधे यह कहा था कि भाई यहाँ पर 15 इंच पानी अतिरिक्त आ गया। इसके अलावा यह भी महसूस किया कि जो ऊपर से अतिरिक्त पानी आया उसका ठीक ढंग से निकास नहीं हुआ। अब वर्तमान में भी यह होना चाहिए। देहरादून के मैक्स अस्पताल में इस माह को स्तन कैंसर जागरूक अभियान के तहत लोगों को जागरूक करने की अपील की गई। वहीं आपको बताते चले कि एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में महिलाओं में स्तन कैंसर के मामले लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। आपको बताते चले कि ऑन्कोलॉजी विभाग की सलाहकार डॉक्टर रेणु शर्मा के अनुसार स्तन कैंसर के प्रसार और समय समय पर स्तन कैंसर की पहचान के लिए लोगों को जागरूक करने पर जोर दिया गया। डॉक्टर रेणु की माने तो हर 8 महिलाओं में से एक को स्तन कैंसर का खतरा होता है। और वहीं भारत में जीवन शैली, पर्यावरण और बढ़ते जीवन काल के परिवर्तन के कारण कैंसर का बोझ बढ़ रहा है। स्तन कैंसर महिलाओं में सबसे आम कैंसर है और इसे नियमित जांच से समय पर पहचाना जा सकता है। कि क्या है कि आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी बढ़ रही है, लोगों की उम्र भी औसतन बढ़ती जा रही है। तो ये भी एक कारण है कि हमें ज्यादा ब्रेस्ट कैंसर के केसेस दिख रहे हैं। दूसरा, जागरूकता का बढ़ना भी एक कारण है जिसकी वजह से ब्रेस्ट कैंसर के केसेस ज्यादा बढ़ रहे हैं। तो बहुत अलार्मिंग मैं इस डेटा को नहीं मानूंगी। ये डेटा बढ़ता जरूर जा रहा है, लेकिन बहुत सारे कारणों की वजह से बढ़ रहा है। अब ज्यादातर महिलाएं अपनी गांठ के लिए डॉक्टर के पास जाती हैं, चेकअप कराती हैं, तो पता चल जाता है। पुराने जमाने में पता ही नहीं चल पाता था, गांठें रह जाती थी, पेशेंट जाते नहीं थे डॉक्टर के पास में। इस वजह से ये आंकड़े अच्छे नहीं थे। दूसरा, स्टैटिस्टिक्स का भी एक रोल है कि अब हम लोग अपने जो डेटा है कि कितने लोगों में मिल रहा है, उसकी स्टैटिस्टिकल जो सरकार है वो जांच करती है, उसका डेटा निकलवाती है, जो पहले उतने अच्छे से नहीं होता था। ब्रेस्ट कैंसर के केसेस डेफिनेटली बढ़ रहे हैं और हम ये देख रहे हैं, एक अलग पैटर्न देख रहे हैं कि यंग पेशेंट्स में ब्रेस्ट कैंसर केसेस बढ़ रहे हैं, ज़्यादा बढ़ रहे हैं। पहले के ज़माने में 20s-30s में जो है 20 से 40 के दशक के बीच वाली जो फीमेल्स हैं उसमें इतने केसेस नहीं होते थे, बट आजकल वो केसेस बढ़ते जा रहे हैं। उसके लिए मुख्य कारण जो हैं हो सकते हैं वो हमारे लाइफस्टाइल चेंजेस हैं। एक तो जो हम जीवन शैली जी रहे हैं जिसमें शुद्ध चीज़ें नहीं हैं, खाने से लेकर हवा से लेकर सब कुछ। उसके अलावा जो एक कारण है कि लेडी जो है बच्चे पैदा नहीं करना, ठीक है, ये एक मुख्य कारण होता है। या 35 साल की उम्र के बाद पहला बच्चा होना, ये एक कारण होता है।
देहरादून में जमीन के कागजातों से रिकॉर्ड रूम में की गई छेड़छाड़ का मामला बढ़ते ही जा रहा है। आपको बताते चले कि जिसकी कड़ी उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले से जुड़ती हुई दिखाई दे रही है। अब तक इस प्रकरण में 10 मुकदमे दर्ज किए जा चुके हैं और जिसमें राजधानी देहरादून में 50 बीघा जमीन और रायवाला में एक ट्रस्ट की जमीन से जुड़े मामलों में विवेचना की जा रही है। आपको बताते चले कि जब उत्तराखंड राज्य का गठन नहीं हुआ था उस समय से लेकर उत्तराखंड के देहरादून हरिद्वार का हिस्सा उत्तर प्रदेश के सहारनपुर मंडल में हुआ करता था और जहां रिकॉर्ड रूम में राज्य गठन के बाद जब दस्तावेज उत्तराखंड में आए तो उसे समय कई संपत्तियां जो है वो ऐसी थी जिनका कोई वारिस नहीं था और ऐसी ही संपत्तियों पर कई माफियाओं की नजर थी और जिसके लिए माफियाओं के अलग अलग गिरोहों ने फर्जी दस्तावेज के आधार पर जमीन को अपने नाम कर लिया और उन्हें करोड़ों रुपए जा चुके हैं और 18 गिरफ्तारियां भी हो चुकी है और जिससे कि अंदाजा लगाया जा सकता है कि रजिस्ट्री के फर्जीवाड़े में दस्तावेजों में किस हद तक छेड़छाड़ की गई है। देखिए, चूंकि ये जमीन संबंधी मामला है और इसमें जैसे जैसे इसकी कहीं भी किसी स्तर पर शिकायत प्राप्त हो रही है, शिकायत के बाद उसको उनके दस्तावेजों को रजिस्ट्रार ऑफिस में एआईजी द्वारा इसमें चेक किया जा रहा है, रजिस्ट्रेशन द्वारा चेक करने के बाद अगर वो फर्जी पाया जा रहा है तो उसमें मुकदमा दर्ज है। जैसा आपने देख लिया कि करीब 9 से 10 मुकदमे दर्ज हो चुके हैं, 1-2 विभिन्न थानों में पूर्व में दर्ज थे। अभी भी जांच के दौरान इसमें ये जो मामला है देवराज तिवारी से संबंधित, ये जो गैंग की लाइन है, इसमें भी अभी एक प्रकरण रायवाला से संबंधित प्राप्त हुआ तो उसका भी परीक्षण किया जा रहा है। हो सकता है उसमें भी साक्ष्यों के आधार पर उसमें भी लगता है प्रथम दृष्टया कि कागज चेंज किए गए, ट्रस्ट का मामला था, तो उसमें भी मुकदमा दर्ज किया जाएगा। क्योंकि इसमें अलग अलग गैंग इसमें काम कर रहे हैं, जैसा आपने देखा 3 तरह के गैंग इसमें अभी लाइन मिल चुकी है, तो इसमें हो सकता है कि अन्य जब कोई चीज आ गई सामने तो उसमें अन्य कोई गैंग भी मिल सकता है, अन्य सदस्य भी इसमें आ सकते हैं। तो मुझे लगता है कि इन्वेस्टिगेशन हमारी जो पुरानी होती जा रही है उनमें हम चार्जशीट करते जाएंगे, लेकिन अभी ये जिस तरह से फर्जीवाड़ा धीरे धीरे करके सामने आ रहा है तो मुझे लगता है इसमें काफी टाइम लगेगा और बहुत सारे शिकायतकर्ता भी आ रहे हैं जिनको शक है, तो शक के आधार पर भी हमारी जांच उसमें विभिन्न जो प्रार्थना पत्र प्राप्त हो रहे हैं उस पर जांच की जा रही है। फर्जी आईपीएस अधिकारी बन पुलिस पर रोब गालिब करने का एक युवक जो है उसको भारी पड़ गया है। वहीं आपको बताते चले कि दरअसल कुल्हाल चौकी प्रभारी को युवक ने आईपीएस अधिकारी बन फोन किया था और जिसमें उसने हिमाचल से देहरादून उप खनिज सामग्री पहुंचाए जाने की डिमांड की थी। वहीं आपको बताते चले कि जहां पुलिस की ओर से जांच में युवक का कोतवाली फर्जीवाड़ा खुल गया है। फिलहाल पुलिस ने युवक को देहरादून से गिरफ्तार कर संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज भी कर लिया है। अब खबर पौड़ी से है, जहां गढ़वाल विश्वविद्यालय के पौड़ी परिसर में होने वाले छात्र संघ चुनाव को लेकर एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष विकास नेगी ने प्रेस वार्ता को आयोजन किया। वहीं आपको बताते चले कि मीडिया से बातचीत करते हुए पौड़ी परिसर में हुए छात्र संघ चुनाव में एनएसयूआई का दबदबा रहा और इस बार भी पूरा विश्वास है कि एनएसयूआई का ही दबदबा रहेगा। साथ ही छात्रों और परिसर के विकास को लेकर जो वादे किए गए हैं उनको भी पूरा किया जाएगा। वहीं आपको बताते चले कि छात्र संघ चुनाव में संगठन के विरोध में जो लोग कार्य कर रहे हैं उन पर कड़ी कार्रवाई भी की जाएगी, क्योंकि जो भी पूर्व के पदाधिकारी संगठन के विरोध में कार्य कर रहे हैं उनके खिलाफ अनुशंसात्मक कार्रवाई करना बेहद ही जरूरी है। देखिए, इस समय जो छात्र संघ चुनाव हो रहे हैं उसके लिए एनएसयूआई पूर्ण रूप से आश्वस्त है कि हम इस बार भी जो हमारा जीत का सिलसिला है उसे भी अपना आगे कंटिन्यू रखेंगे। जो आप बात हमारे पूर्व कार्यकर्ताओं की कर रहे हैं, अगर वो संगठन के इतने ही संगठन के कार्यकर्ता और संगठन के लोग होते तो वो संगठन के हर एक फैसले के साथ संगठन के साथ खड़े होते। जो संगठन के साथ आज फैसले में नहीं खड़ा है वो भविष्य में भी इस पूरे संगठन में कहीं आपको नजर नहीं आएगा। इसके आपको इस आपके मीडिया के माध्यम से आपको पूर्ण विश्वास दिलाता हूं कि जो आज संगठन के साथ नहीं हो भविष्य में भी संगठन के साथ नहीं खड़ा रहेगा। चाहे वो हमारी एनएसयूआई हो, चाहे यूथ कांग्रेस हो, चाहे उसे हमने अपने शीर्ष नेतृत्व पीसीसी में भी
हमें अपनी उसको मांग को रखना पड़े। हम उस पीसीसी में भी उस मांग को रखेंगे कि इन जो संगठन के विरुद्ध आज काम कर रहे हैं वो भविष्य में भी संगठन के साथ नहीं रहें। खबरें लगातार जारी रहेंगी। फिलहाल वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। श्रेष्ठ भारत की अप्रतिम विकास यात्रा में देश का मान बढ़ाता आदर्श राज्य उत्तराखंड आज अपने स्वर्णिम दशक के दौर से देश दुनिया को रूबरू करा रहा है और अपनी सफल औद्योगिक विकास यात्रा की नई परिभाषा लिख रहा है। निवेशकों के पसंदीदा इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन के रूप में उत्तराखंड आज अपार संभावनाओं से भरे इन्वेस्टमेंट सेक्टर्स में हो रहे हजारों करोड़ों के निवेश से आगे बढ़ रहा है। राज्य में 2000 से अधिक व्यावसायिक अनुपालनों में सुधार और उद्योगों के लिए अनुकूल विकसित इकोसिस्टम से 27 से ज्यादा फोकस नीतियां, 200 से अधिक निवेश योग्य परियोजनाओं और 6000 एकड़ से अधिक सरकारी लैंड बैंक के साथ उत्तराखंड आज अपने निवेशकों के लिए सफलताओं भरा भविष्य सुनिश्चित कर रहा है। आइए जुड़िए ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 के साथ और दीजिए अपनी आर्थिक उन्नति को। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। बढ़ते हैं खबरों की ओर। इजराइल पर हुए आतंकी हमले के विरोध में ऋषिकेश में हिंदू जागरण के कार्यकर्ताओं ने पुतला फूंक कर विरोध प्रदर्शन किया है। वहीं आपको बताते चले कि हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ता हरिद्वार रोड स्थित पुरानी चुंगी के पास इकट्ठा हुए और वहीं पर कार्यकर्ताओं ने आतंकवाद के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन भी किया। आपको बता दें कि आतंकवाद का पुतला फूंकने के बाद मौके पर हिंदू जागरण मंच के प्रदेश सह संयोजक सतवीर तोमर ने कहा कि इजराइल में हुआ आतंकी हमला बेहद ही निंदनीय है। आतंकवादियों को मुंहतोड़ जवाब देने की जरूरत है और जिस प्रकार से आतंकवादियों ने इजराइल पर हमला कर निर्दोष लोगों के निर्मम हत्या की है, जो कि बर्दाश्त के काबिल नहीं है। हमले में मारे गए नागरिकों की आत्महत्या की शांति के लिए आत्मा की शांति के लिए हिंदू जागरण मंच प्रार्थना करता है कि भारत का हर नागरिक आतंकवाद के खिलाफ खड़ा है। विश्व संगठन को आतंकवाद के खिलाफ एकजुट होकर लड़ाई लड़ने की जरूरत है। पुतला दहन हुआ है, ये आतंकवाद का पुतला है और ये हमास का जो आतंकवाद है जिसने फिलिस्तीन के समर्थन में इजराइल में घुस करके महिलाओं, पुरुषों और बच्चों के साथ जो अत्याचार किया है, जो उनकी निर्मम हत्या की है गला काट करके, ये उसके विरोध में था। और हमने स्पष्ट कहा है, हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी स्पष्ट कहा है, यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने, कि हम आतंकवाद के खिलाफ हैं और हम इजराइल के साथ हैं। तो हिंदू जागरण मंच पूर्ण रूप से आतंकवाद का विरोध करता है और इजराइल के पक्ष में है और रहेंगे। उधम सिंह नगर में 124वें अखिल भारतीय किसान मेले का महामहिम राज्यपाल जनरल गुरमीत सिंह के द्वारा शुभारंभ किया गया। वहीं आपको बताते चले कि मेले का आयोजन 16 अक्टूबर तक आयोजित किया गया है। मेले में कृषि यंत्र, बीज, पेड़ पौधों सहित 400 से अधिक स्टॉल लगाए गए हैं और इस दौरान किच्छा विधायक तिलक राज बहेड़ और कुलपति सहित विश्वविद्यालय के तमाम अधिकारी उपस्थित रहे। वहीं आपको बता दें कि शुभारंभ के बाद राज्यपाल के द्वारा स्टॉलों का भ्रमण करते हुए जानकारी भी ली गई और साथ ही गांधी हॉल में किसानों को संबोधित भी किया। महामहिम राज्यपाल ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि 4 दिवसीय किसान मेले का आयोजन करता हुआ आया जा रहा है। जो मिलेट की सोच है ना, आप एक बहुत बारीकी से देखेंगे तो हमने इसको श्री अन्न का नाम दिया है, इसको भगवान का नाम दिया है। और सबसे बड़ी बात क्या है मिलेट की, कि पूरी दुनिया मिलेट का महत्व नहीं समझ रही थी। ये जो मिलेट है, ये अगर आप मिलेट का यूज करेंगे तो आपको कोई भी बीमारी नहीं लगेगी। मुझे ऐसा लगता है जैसे हमारा जनधन योजना है, गांव के अंदर में अकाउंट खोलने का, गांव के अंदर में नल लगाने का, गांव के अंदर में माइक्रो फाइनेंस स्कीम करने का, उसी प्रकार मिलेट एक ऐसा है जो हमारे को रूरल इकोनॉमी क्या है,
कि पूरी दुनिया मान गई है कि 2023 इज द इंटरनेशनल मिलेट ईयर, और वो सब मान गए हैं कि मिलेट से क्या क्या हो सकता है। ये मेरे लिए सबसे बड़ी रियलाइजेशन है आज इस मेले से। प्राचीन शिव मंदिर कमेटी मंगल पड़ाव के द्वारा आयोजित होने वाले भगवान श्री राम बारात को लेकर कमेटी के पदाधिकारियों ने पत्रकार वार्ता कर कार्यक्रम की रूपरेखा बताई। वहीं आपको बताते चले कि संरक्षक रूपेंद्र नागर और कार्यक्रम के संयोजक हरिमोहन अरोड़ा ने बताया कि 15 अक्टूबर को भगवान श्री राम की भव्य बारात लटूरिया आश्रम बरेली रोड से लगभग दोपहर के 2 बजे तक निकाली जाएगी और जिसमें हरिद्वार से 50 संतों की टोली, मां कालिका भव्य स्वरूप, 11 हनुमान जी अलग अलग स्वरूप और विश्व हिंदू परिषद की झांकी मुख्य आकर्षण का केंद्र बनेगी। वहीं आपको बताते चले कि अध्यक्ष धर्मेंद्र गुप्ता और मीडिया प्रभारी हेमंत साहू ने बताया कि अयोध्या से संदीप सिंधी के द्वारा भेजी गई मेहंदी को हजारों महिलाओं के द्वारा लगाया जाएगा। और वहीं साहू ने यह भी बताया कि राधा कृष्ण मंदिर में अयोध्यापुरी की भव्यता के साथ सजाया जा रहा है। देखिए, श्री राम जी की बारात जो निकल रही है भव्य रूप से, प्राचीन शिव मंदिर कमेटी इसका संचालन कर रही है और इसमें सभी लोगों का विशेष रूप से सहयोग मिल भी रहा है। और इसके साथ अयोध्या से ही जो वहाँ राम मंदिर बनना हमारा, उसकी एक छवि भी हमने यहाँ मंगवा रखी है जो अयोध्या से ही आ रही है यहाँ पर, जो हमारी अमरावती रूप में शामिल भी रहेगी। और एक हमारी टीम और है इसमें साथ में, जो हमारी 50 महिलाएं हैं, 50 महिला पुरुष जो रहेंगे हमारे उसमें राम शस्त्र उसमें रहेंगे, जिसमें अपना वो भाला और त्रिशूल वगैरह सब वो लेके चलेंगे अपने उससे ही। और आप लोगों से अनुरोध है, कृपया राम बारात को इतना भव्य रूप से हमारा कर दीजिए। हमें श्री रामला कमेटी द्वारा एक जिम्मेदारी सौंपी गई है प्राचीन शिव मंदिर समिति को श्री राम बारात आयोजन की, जिसकी तैयारी हमारे कार्यक्रम संयोजक हरिमोहन अरोड़ा जी, अध्यक्ष धर्मेंद्र गुप्ता डीके जी, इनके नेतृत्व में हमारे सभी में है। हल्द्वानी शहर को दुल्हन की तरह सजाने का प्रयास किया जा रहा है, जिसकी तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। इस राम बारात युवाओं की, बुजुर्गों की, सब इसमें मां काली का अखाड़ा, हनुमान जी की झांकियां मुख्य आकर्षण और हजारों की तादाद भर के भक्त होगी। और 14 तारीख को यहाँ पर मेहंदी का कार्यक्रम होगा, जिसमें हजारों की तादाद में महिलाएं एक दूसरे आगामी नवरात्र पर्व को लेकर तरह तरह के आयोजन जो है वो किए। हम आपको हल्द्वानी की दिखा रहे हैं, जहां पर भव्य भगवान श्री राम की बारात निकालने का आयोजन किया जाएगा और जिसमें तरह तरह की झांकियों का भी जो व्यवस्था है वो समिति की ओर से की गई है। वहीं आपको बताते चले कि बेहद ही भव्यता के साथ इस बारात का आगमन होगा और जिसको लेकर कमेटी के साथ साथ भक्तों में भी खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। आपको बताते चले कि इसकी संपूर्ण जानकारी कमेटी के लोगों के द्वारा दी गई और कार्यक्रम में आपको बताते चले कि किस किस रूपरेखा के अंतर्गत कार्य होने हैं, कार्यक्रम स्थलों का किस तरीके से कार्यक्रमों की प्रस्तुति की जाएगी, सभी से संबंधित पूरी विस्तृत जानकारी कार्यकर्ताओं के द्वारा दी गई।
तो आपको बता दें कि श्री राम के विवाह का आयोजन जो है वो 15 तारीख को किया जाएगा और जिसमें तरह तरह की झांकियों के साथ साथ कई तरीके की कार्यक्रम भी किए जाएंगे। वहीं आपको बताते चले कि इसमें तमाम संगठन जो है वो हिंदू संगठन अपनी भागीदारी देंगे और जिसमें एक विशाल बारात जो है वो यात्रा के स्वरूप में निकाली जाएगी और जिसका जगह जगह भव्य स्वागत भी किया जाएगा। वहीं आपको बताते चले कि ये जो बारात निकाली जानी है इसको लेकर काफी लोगों में उत्साह दिख रहा है और लोग स्वयं आगे आकर अपनी भागीदारी इस बारात में देने के लिए आगे आ रहे हैं। वहीं आपको बताते चले कि किस तरीके से बारात सहित पूरे विवाह का जो समारोह है वो किस किस समय पर होगा और किन किन कार्यक्रमों के साथ संपूर्ण होगा, इस सभी की रूपरेखा आज कार्यकर्ताओं के द्वारा दी गई। और वहीं आपको बताते चले कि इस कार्यक्रम की शुरुआत पिछले कई दिनों से की जा रही है और जिसको पूर्ण भव्यता और संपूर्ण तैयारियों का जो जायजा है वो 15 तारीख को जो है वो संपूर्ण होगा और जहां इस समारोह का आयोजन किया जाएगा। सीएम पुष्कर सिंह धामी रामनगर दौरे पर रहे और जहां पर उन्होंने गुरुवार को रात्रि विश्राम के बाद शुक्रवार को ARTO कार्यालय का औचक निरीक्षण भी किया। वहीं आपको बता दें कि निरीक्षण के दौरान प्रशासनिक अधिकारियों के साथ कर्मचारियों में अफरा तफरी मच गई। वहीं आपको बता दें कि सीएम जैसे ही ARTO कार्यालय पहुंचे वहां भगदड़ मच गई और सीएम धामी ने छापामार कार्रवाई के दौरान इस कार्यालय में सभी अभिलेखों की जांच करने के बाद वाहनों के पंजीकरण में की जा रही लापरवाही पर भी नाराजगी जताई। साथ ही अधिकारियों को निर्देश देते हुए उन्होंने कहा कि जो भी शख्स शराब पीकर वाहन चलाता है या फिर ओवरलोडिंग करता है या फिर जिनके वाहन में खामियां पाई जाती हैं उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। देखिए, जो आम जनता के काम हमारी सरकार का सरलीकरण, समाधान, निस्तारण और लोगों की संतुष्टि, इस भाव के साथ सरकार काम कर रही है। इसी के तहत मैं आज यहाँ का ARTO कार्यालय देखने आया था कि यहाँ पर कितनी पेंडेंसी है, एनफोर्समेंट का काम किस तरीके से हो रहा है और ये हमारा एक टूरिज्म का भी बड़ा केंद्र है रामनगर के आसपास से गुजरने वाले लोगों का कोई नशे की हालत में, अन्य स्थितियों में क्या वाहनों पर ओवरलोडिंग की स्थिति है, उन सभी को देखा है यहाँ पर और निर्देश दिए कि इन्फोर्समेंट की स्थिति को बढ़ाया जाए और अच्छा सुधार किया जाए। एक कार्यप्रणाली जो हम प्रदेश के अंदर लागू करना चाहते हैं वो हमारे सचिवालय से लेकर नीचे के स्तर पर जो कार्यालय काम करते हैं, संभागीय स्तर पर, उससे नीचे जिले के स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर और केवल RTO ही नहीं, अन्य कार्यालयों में एक कार्य संस्कृति जो ऊपर से आ रही है, बिचौलियों का काम कम से कम हो, किसी प्रकार से जनता को बिचौलियों के माध्यम से काम न करना पड़े, उनका काम आसानी से हो जाए और जाते ही उनका समाधान हो जाए और पेंडेंसी कम से कम हो। यहाँ पर देखा है तो कम पेंडेंसी है, इनको हम लोगों ने जरूर जो है निर्देश। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों की और भी जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।